students. So welcome back to Bright Mind Gurukul. आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट करने का एक मौका मिला है। तो अभी वैसे एक बहुत बिजी सीजन चल रहा है जिसमें आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स भी हैं प्लस फेस्टिवल भी है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल मनाना भी बहुत जरूरी है प्लस आपका फोकस स्टडीज में होना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ बच्चों के हाफ ईयरली के एग्जाम्स, इधर के जितने भी बच्चे हैं उनके हाफ ईयरली के एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस रिजल्ट भी आ चुके हैं। कुछ के अभी चल रहे हैं, कुछ के अभी होने भी वाले हैं दिसंबर में, मुझे लगता है ना। तो जो राजस्थान बोर्ड वाले हमारे बच्चे हैं उनके अभी दिसंबर में एग्जाम चलने वाला है। तो ये सब बच्चों का जो मुझे फीडबैक आया है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के मेरे बच्चे हैं उन लोगों का जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सबने ये कहा है कि उनका जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट है और सभी अकाउंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक कंफ्यूजन था कि एक नया सब्जेक्ट है, कर पाएंगे कि नहीं, whether they will be able to understand this subject or not, ये सारे बच्चों ने आके अपना फीडबैक दिया कि मैम बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो मैं तहे दिल से सबको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दे रही हूँ, बेस्ट विशेस है आप लोगों को कि जिस तरह से आपने हाफ ईयरली में परफॉर्म किया है उसी तरह से आपका फाइनल भी अच्छा निकले। ठीक है, तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने किया है, जिन्होंने ऑलरेडी जिनको रिजल्ट मिल गया उनके लिए तो बहुत बहुत विशेस है ही, प्लस जो एग्जाम्स अभी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट ऑफ लक एंड जो देने वाले हैं उनके लिए भी। तो बच्चे इसी तरह से हम लोगों को फॉलो करो, जो पैटर्न हम आप लोगों को समझा रहे हैं उस पैटर्न से अगर आप समझ के आप परफॉर्म अपना कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और भूलना नहीं, आपका रफ वर्क, आपका एक फॉर्मूला कॉपी जरूर रखना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करके रखना ताकि एग्जाम के समय वो सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका फाइनल एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगा। वो इन इटसेल्फ एक सम हो सकता है जो 7-8 मार्क्स के करीब आपका रहेगा पेपर में। तो ये सिर्फ अकेला एक सम भी हो सकता है और बाद में आप जाओगे जो फाइनल अकाउंट्स और ये सब करोगे तब उसमें आपको डेप्रिसिएशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी आएंगे। ठीक है, जो इन्वॉल्व रहेगा पूरा फाइनल अकाउंट्स में। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और गलत भी होता है, तो चीजों को अच्छे से समझना क्योंकि आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ आपको वो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करना एंड नोट्स भी बनाते रखना। अपने पेन पेपर कॉपीज अपना लेके बैठो और नोट करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसको नोट करते रहो। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है? आप डेप्रिसिएशन से समझते क्या हो? डेप्रिसिएशन यानी किसी की कोई भी एसेट की वैल्यू में अगर रिडक्शन होता है, अगर वो उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द रीजंस एंड उसकी ट्रीटमेंट ये पूरे बिजनेस में कैसे होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज रेफर्ड टू एज द रिडक्शन। Depreciation is the reduction in the value of a fixed asset in a sequential order। सारी चीजों को समझो, एक तो ये है reduction in the cost of fixed asset in a sequential order। ठीक है, due to wear and tear till the asset becomes obsolete। उसकी रिडक्शन हर साल इस तरह से होती रहेगी ताकि
वो साल दर साल जैसे ही चलता रहेगा उसका वैल्यू एक जो वेयर एंड टेयर यूज के साथ साथ उसका रिडक्शन होता रहता है, उसको चार्ज किया जाता है और जब तक वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाता। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। पूरे यूजफुल लाइफ में इस एसेट को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, हर साल उस पे क्या चार्ज कर रहे हैं, ये है इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द पीरियड विद इन व्हिच द एसेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी प्रोडक्टिव। एग्जाम्पल क्या है, अगर कंपनी परचेज कर रही है एक मशीन फॉर 1 लाख, 1 लाख की एक मशीन खरीदी एंड एक्सपेक्ट्स इट टू लास्ट फॉर 5 years। अब इसका एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस ने 1 लाख की मशीनरी खरीदी और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 साल तक की मशीन हम यूज कर सकते हैं, 5 साल के बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हर साल यूनिफॉर्मली हम इसमें रिड्यूस करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे खर्चा। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं और भी डिटेल्स में। देखो, सो व्हाट आर द कॉजेस, मतलब डिप्रिसिएशन होता क्यों है। फर्स्ट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर एंड टेयर। डेप्रिसिएशन हैपेंस ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर क्या कहते हैं, फिजिकल यूसेज ऑफ गुड्स। जो भी आपने एक मशीनरी खरीदी या आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो वो गाड़ी आप आज बिल्कुल नहीं है तो अच्छी चल रही है, उसमें आपको कोई भी कुछ खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन साल दर साल जैसे ये यूज होता रहेगा उस गाड़ी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है, so physical usage of the asset leads to wear and tear, decreasing their value। जैसे मोटर कार है becomes less efficient after years of operation। ये है कि नहीं, आपने गाड़ी खरीदी आज नई है, चमक दमक है, बिल्कुल अच्छी चल रही है, लेकिन 5 साल के बाद आप देखोगे उस गाड़ी की वैल्यू काफी कम हो गई है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेयर एंड टेयर। सेकेंड क्या है, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे हर साल कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसके कारण जो पुरानी चीजें हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। जैसे पहले के जमाने में टाइपराइटर यूज किया जाता था, टाइपराइटर से बहुत सारा काम होता था, लेकिन आज के जमाने में कोई टाइपराइटर यूज करता है क्या, बताओ। अभी टाइपराइटर की जगह क्या आ गया है, अब आ गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना इजी हो गया कि इंसान टाइपराइटर को भूल ही गया है, जबकि टाइपराइटर भी उसको हेल्प करता था काम में। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांसमेंट हुआ है कि नई चीजों, पुरानी चीजों की जगह नई आ गई है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। थर्ड क्या है, इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस होता है। जैसे आपने कुछ परमिट लिया, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल में डाला है टैक्सी की परमिट हो गई, इंपोर्ट लाइसेंस लिया है, तो ये लाइसेंस कुछ सालों के लिए लिया है, सपोज ये 2 साल का हमने लाइसेंस मुझे मिला है, तो ये 2 साल के बाद वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। सो इफ्लक्स ऑफ टाइम, विद टाइम पैसेज ऑफ टाइम कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट। एसेट ceases to exist on the expiry of their value। तो 2 साल की अगर लाइसेंस है तो 2 साल के बाद उसकी यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्सीडेंट और डैमेज, ये चौथा पॉइंट क्या है, एक्सीडेंट और डैमेज। कोई भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो रीसेल वैल्यू है कम होता है कि नहीं। आप कहीं भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो तो पहले पूछताछ क्या होता है कि ये गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट की गाड़ी है कि नहीं। अगर एक्सीडेंट की गाड़ी है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको उतना पैसा नहीं मिलता है सेल करने के।
ठीक है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन: wear and tear, obsolescence, influx of time, accident and damage. These are the causes of depreciation. नोट कर लिया है? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है इसमें से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसीलिए आप थ्योरी को भी मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते चलो। तो ये लर्न करने में बहुत बोरिंग लगता है, ये आप जैसे डिस्कस करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और नोट भी करते रहना, ठीक है। अब कॉजेस हो गया, इसके बाद फीचर्स। फीचर्स में क्या आता है? फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करता है, क्या क्या फीचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जिस प्राइस पे आपने एसेट को खरीदा है वो हर साल अगर डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतने अमाउंट से कम होती जाती है, ठीक है। इसका मतलब जैसे 1 लाख का मैंने अगर कोई मशीनरी खरीदा है फर्स्ट ईयर में और उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो उसका वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया? 90,000। अब सेकेंड ईयर में क्या हो गया? उसका वैल्यू हो गया 90,000। फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, फिर वैल्यू कम हो जाता है। सो इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू। सेकेंड क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब आप एसेट को यूज करो या ना करो, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के लिए खर्चा है, तो उस खर्चे को आपको अकाउंट करना है, ठीक है। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर साल आपका अकाउंट, आप जो बिजनेस कर रहे हो तो आप देखोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, ठीक है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस यानी खर्चे किस तरह के होते हैं? खर्चे आपके जैसे हो गए, सैलरी हो गया, आपके पास बहुत सारे स्टाफ हैं बिजनेस में, तो आपने स्टाफ को सैलरी दी, तो वो आप चाहे उनको कैश दे रहे हो या उनके बैंक में ट्रांसफर कर दे रहे हो, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी पे किया आपने, ऑनलाइन पे कर दिया, बैंक से पैसा चला गया, या कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, और भी तरह तरह के बिजनेस में खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, तरह तरह का खर्चा होता है, तो वो आप देख रहे, आप खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है कि उसमें आपको कोई कैश या बैंक से पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है। ये एक ऐसा खर्चा है जो नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि ये खर्चे को आपको अकाउंट करना होता है, लेकिन इसमें कोई कैश या बैंक से एंट्री नहीं होता है, ठीक है। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये यूज्ड अप होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये एसेट को यूज करने का, यूज्ड अप ओवर टाइम, द एसेट रिलेट्स टू लॉसेस, it is treated as an expenses, ठीक है। and the fifth one is it is not a process of valuation of fixed asset। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हर साल जो एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है इसका मतलब हो रहा है कि एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन हो रहा है, एसेट से ही ये खर्चा हो रहा है तो एसेट का वैल्यूएशन हो रहा है। लेकिन ये गलत है, ये एसेट का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ये एक खर्चा है, ये बिजनेस के लिए एक खर्चा है, ठीक है। सो फीचर्स, कॉजेस हमने पढ़ लिया था, अब फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमने देख लिया। फॉर थ्योरी पर्पस ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 2 मेथड है वो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप देख लो, ये है इस तरह से। सो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? इट इज डेप्रिसिएशन इज स्प्रेड इवनली ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, झमेला भी कुछ नहीं है, वेरी इजी मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड।
The second one is written down value method. Depreciation is based on assets book value at the start of each year. इसमें एक फिक्स्ड रेट होता है और वो रेट हर साल इसके बुक वैल्यू पे, एसेट्स की बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। यानी हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता है, एसेट का वैल्यू भी चेंज होता है, रेट सेम रहता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये क्या होता है? इट इज लिंक्ड टू द एसेट यूसेज और आउटपुट। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड मतलब एसेट का यूज या इसका जो आउटपुट होता है उसके ऊपर बेस करके इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। सो ये तीन मेथड हैं जो आपको पढ़ना है। इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड ही है जो इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग सम्स करेंगे और यही आपके थ्योरी या आपको डिटेल में इसी को समझना है। ठीक है, जो भी नोटिंग करना है बच्चे सारे नोटिंग आप कर लो। ठीक है, मैं इसके बाद दूसरे स्लाइड में जा रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट ये टॉपिक क्या है, हमें तीन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो तीन टर्म्स है वो थोड़ा कंफ्यूजन, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आप डिफरेंशिएट अगर नहीं करोगे तो ये कंफ्यूजन पैदा करता रहेगा। तो तीनों टर्म्स जो है डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, इसका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये कहां पे इसकी ट्रीटमेंट होती है इसी से ये डिफरेंशिएट होता है। सो इसे बहुत ध्यान से समझना और कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। डिप्रिसिएशन रेफर्स टू ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। सो डिप्रिसिएशन हमेशा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगता है। जितने भी आपके टैंजिबल, अभी आपको पता है कि फिक्स एसेट का आपने कैटेगरी भी पढ़ा है। फिक्स एसेट में क्या क्या होता है? टैंजिबल फिक्स एसेट, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो टैंजिबल कौन से होते हैं? जो आप देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस तरह के एसेट्स को हम टैंजिबल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया? मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, फर्नीचर्स हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें आपकी टैंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। तो इस पे जो आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उसको हम कहेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, so this is refers to gradual reduction in the value over time due to wear and tear, obsolescence, aging, हम लोगों ने पढ़ा था causes, उसी के कारण होता है। so ये allocation of cost of fixed asset over the useful life in a systematic manner। depreciation clear है? tangible assets पे जो आप चार्ज करते हो उसको हम depreciation कहते हैं। अब आते हैं amortization। So amortization is the process of gradually writing off the cost of intangible asset। जिस तरह से यहाँ पे tangible fixed assets थे, यहाँ पे intangible assets, इस पे जब रिडक्शन होता है वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ तो इसको हम कहते हैं amortization। अब intangible assets क्या क्या होते हैं? जैसे हो गए पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, जो आपके बिजनेस का ब्रांड बना है, गुडविल बना है, आपका लोगो है, आपका पेटेंट किया हुआ है, आपने अगर कोई नई चीजें इन्वेंट की है उसका आप पेटेंट करते हो। ठीक है, ताकि दूसरा कोई उस चीज को यूज ना करे। तो इस तरह की चीजें भी एसेट है आपके, लेकिन इंटैंजिबल, ये आप फिर टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक है, सो इसका जो रिडक्शन होता है इसको हम कहते हैं amortization। तो ये दोनों का आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया। थर्ड क्या है? डिप्लीशन। डिप्लीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? ऑयल, गैस,
माइंस, मिनरल्स, जो कोल माइंस होता है, ऑयल रिजर्व्स हो गया, कोल माइंस हो गया, इस तरह की चीजें, इसमें जो डिप्लीशन मतलब इसमें जो एसेट का वैल्यू जो कम होता है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। ठीक है, सो ये है टैंजिबल एसेट्स का डिप्रिसिएशन, इंटैंजिबल एसेट्स का एमोर्टाइजेशन एंड जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका डिप्लीशन। ठीक है, इन तीनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नीड या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी ये डेप्रिसिएशन हम क्यों यूज करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन का एक्चुअली व्हाट इज द रीजन, हम इसकी ट्रीटमेंट क्यों करते हैं और डेप्रिसिएशन क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, एसरटेनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसमें आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके बाद फिर बैलेंस शीट आता है। तो आप डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कहाँ डालते हो, आपको मालूम है कि डबल एंट्री होता है। सो डबल एंट्री में ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, एज एन एक्सपेंस। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है, एसेट में से उसको रिड्यूस कर देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, so ascertaining the true profit and loss. True profit of enterprise can be ascertained when all costs incurred for the purpose of earning revenue has been debited to profit and loss account. ठीक है, तो वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है जो बिजनेस के इनकम को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो वो सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सो डेप्रिसिएशन भी इसी तरह का एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये एसेट के वैल्यू को हर साल धीरे धीरे रिड्यूस करवाता है। तो इसका खर्चा भी अकाउंट करना बहुत जरूरी है, और इसको अगर ना करें तो हमारा प्रॉफिट हमेशा इन्फ्लेटेड रहेगा, हम ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली जो कि है नहीं। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन जरूरी है फॉर एसरटेनिंग the true profit and loss. Second क्या है, presentation of true and fair view of asset. एसेट का ट्रू वैल्यू जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं डालते हैं तो क्या होगा, आपने सपोज 2 लाख रुपए का, 2 लाख या 5 लाख रुपए का एक गाड़ी आपने खरीदी है, उसको फर्स्ट ईयर में आपने जब खरीदा तो उसका कॉस्ट वैल्यू पे ही उसको बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ता है। तो आपने दिखा दिया 5 लाख की गाड़ी है, उसके बाद हर साल आपका उस वैल्यू में कोई रिडक्शन अगर आप नहीं शो करते हो या डिप्रिसिएशन नहीं शो करते हो तो वो हर साल आपका 5 लाख 5 लाख 5 लाख ही दिखेगा। तो वो करेक्ट पिक्चर दिखा रहा है कि नहीं, आप खुद से पूछो, वो एसेट का करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए यही कहा गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं दिखा रहा है अगर हम डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट इग्नोर करते हैं। सो डेप्रिसिएशन डालना क्यों जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्या है, टू एसरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम खर्चे में ना दिखाएं तो बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा दिखाया जाएगा। हम डेप्रिसिएशन को खर्चा ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट हमारा जो भी हुआ है हम इस खर्चे को अगर ना दिखाएं तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, और हम उसके बाद फिर जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा बढ़ा हुआ प्रॉफिट पे हमको ज्यादा टैक्स पे करना होगा। तो ये बिजनेस के लिए लॉस है कि नहीं। आप बिजनेस के एक्चुअल खर्चे को ट्रीटमेंट नहीं अगर दोगे, डेप्रिसिएशन को अगर कंसिडर नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए टू असरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें डेप्रिसिएशन को डालना चाहिए। फोर्थ क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स। ये देखो ये आ गया ना, income tax is determined after charging all cost of production.
यानी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? जब आप बिजनेस का पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हो तो जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, उस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप अगर प्रॉफिट को ठीक से कैलकुलेट नहीं करोगे तो यू विल एंड अप आइदर पेइंग मोर टैक्स या लेस टैक्स। ठीक है, सो ये जरूरी है। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। अगर डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, प्रॉफिट विल बी हायर एंड इनकम टैक्स विल बी हायर। If depreciation is charged, tax liability is reduced. और फिर क्या है? प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। यानी ये जो आप डिप्रिसिएशन का खर्चा आप हर साल बिजनेस में डाल रहे हो, तो ये जो खर्चा है इट्स नॉन कैश एक्सपेंस। इस खर्चे का आप प्रोविजनिंग कर रहे हो, मतलब आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के साइड में रखते हो फॉर फ्यूचर यूज। This is a non-cash expense, so the amount of depreciation charge is retained in the business every year. ये हर साल ये एक प्रोविजन बन जाता है। फिर जब ये एसेट का लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाता है तो आप इसी पैसे से नया एसेट खरीद सकते। तो ये होता है, ये these are the objectives of depreciation, कि हम depreciation क्यों लगाते हैं। ठीक है, I hope it's clear। तो काफी सारा थ्योरी हमने कवर कर लिया है। थ्योरी भी जरूरी है बच्चे, इसमें से काफी सारे मार्क्स आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू भी आ जाते हैं, या छोटे मतलब 7-8 मार्क्स का वो आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, थ्योरी भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउ टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे इजी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि इन दिस मेथड depreciation is charged equally every year. It is also known as original cost method. Under this method, it is charged at fixed percentage on the original cost of the asset throughout its estimated life. ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड, original cost and over the estimated life. Under this method, amount of depreciation is uniform year to year. That is why it is also known as fixed installment method या equal installment method. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। जो आपका ये एसेट जब उसकी यूज खत्म हो जाती है तो वो स्क्रैप के वैल्यू में उसको बेचा जाता है। तब जब आप 8-10 साल आप उसको यूज कर लेते हो, उसके बाद फिर उसकी यूजफुल लाइफ कुछ भी नहीं रहती है, तो आप उसको स्क्रैप की तरह बेचते हो, कबाड़ी की तरह बेचते हो। तो वो स्क्रैप वैल्यू जो है उसको माइनस कर दो ओरिजिनल कॉस्ट से, और एस्टिमेटेड जो भी आएगा इसको डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, यानी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। 4 साल 5 साल जब तक की होगी, सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सबसे इजी मेथड है, इसको कैलकुलेट करने में कोई झमेला नहीं होता है। इसीलिए छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो यूजुअली इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे फर्म परचेजेस मशीनरी फॉर 2,25,000। ठीक है,
मशीनरी का कॉस्ट हो गया 2,25,000। The expected life of this machinery is 5 years and after 5 years scrap value is 25,000। ठीक है, सो 5 years के बाद ये 25,000 में इस मशीनरी को आप बेच सकते हो। सो आप क्या करोगे, एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप, 25,000 आपने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, यानी 40,000 रुपीज हर साल आप इसको चार्ज करोगे। हर साल 2,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो वैल्यू आएगा उसमें से आप 40,000 हर साल आप उसको रिड्यूस करते जाओगे। चलो, इसके एडवांटेजेस आपको अभी तक समझ ही में आ गया होगा, कितने बार हम लोग रिपीट किया है। सो इसका एडवांटेज क्या क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन, बहुत इजी है कैलकुलेशन, फॉर्मूला भी आपने देख लिया, फॉर्मूला लगाओ और सबसे इजी है। दिस मेथड, it is the easiest method and this method can help reduce the asset to zero और scrap value। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया, आपने देखा इसको मैंने हाईलाइट करके रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, बाद में जब और भी आगे पढ़ेंगे तो मैं बैठ आके आपको फिर से दिखाऊंगी। इसमें होता ये है कि आप डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करोगे तो ये लास्ट में जाके आपकी वैल्यू जीरो तक हो सकती है। इट रिड्यूसेस द एसेट वैल्यू टू जीरो या स्क्रैप वैल्यू, जो कि दूसरे मेथड में नहीं होता है। ठीक है, सो ये एक ईज ऑफ कैलकुलेशन। सेकेंड क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी देयर इज यूनिफॉर्मिटी, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप हर साल इसमें ट्रीट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये अकाउंटेंसी करने में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो यूजुअली ये वाले मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, now comes the written down value method. Written down value method is a method where depreciation is calculated on the book value of the asset each year at the prescribed rate। ये जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन हर साल आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कम डिफरेंट होगा और आपका एसेट भी उसी से रिड्यूस होगा। सो इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन that is the value of the asset every year over its estimated useful life। अब चलो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2 लाख एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो कॉस्ट प्राइस इज 2 लाख, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, सो 10% कितना हो गया? 20,000, 1,80,000। ये वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, WDV एट एंड ऑफ ईयर 1। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है? अगेन डेप्रिसिएशन at the rate of 10%, 18,000। ठीक है, so 1,62,000 WDV at end of year 2। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या हो जाता है? अगेन डेप्रिसिएशन at the rate 10%, so 16,200। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन का रेट हर साल सेम है,
ठीक, डेप्रिसिएशन का रेट सेम है लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट है। इसमें आपका 20,000, इसमें आपका 18,000 और 16,000। इसी तरह से आप हर साल कैलकुलेट करते रहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस होता है कि हर साल आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, नाउ इसके भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? प्रैक्टिकल मेथड है। ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो यही वाला मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। हर साल 10,000 आप स्ट्रेट लाइन में हर साल आप एक अमाउंट रिड्यूस करते हैं, जबकि आपके एसेट का वैल्यू हर साल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, कम होता जाता है, लेकिन फिर भी आप एक ही अमाउंट को चार्ज करते हो स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन इसमें ऐसा है कि हर साल आप डिफरेंट, जैसे पहला साल ज्यादा आप चार्ज कर रहे हो, फिर कम, क्योंकि एसेट की वैल्यू भी तो कम होती जा रही है ना। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है। सेकेंड क्या है? यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या होता है? एसेट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स इन इनिशियल ईयर्स। आफ्टर few years of usage, repair cost starts to rise. ठीक है, so as the WTV method leads to higher depreciation in earlier years, expense for both depreciation and repairs remain constant throughout the life of the asset. इससे क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे? ये एडवांटेज कैसे है? ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि WTV मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले साल में ज्यादा अमाउंट होता है, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से कैलकुलेट होता है। और जब एसेट नया है तब उसमें दूसरे खर्चे जो होते हैं वो लेस होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नया एसेट है, उसमें रिपेयर का कॉस्ट कोई आप उसमें नहीं यूज करते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते हो एसेट को तो आप कुछ ना कुछ चलते चलते खराबी हो ही सकती है, तो आपको रिपेयरिंग वाला खर्चा भी आपको उसमें डालना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन ज्यादा, रिपेयर में, उसके बाद सेकेंड ईयर में थोड़ा कम, लेकिन हो सकता है रिपेयर थोड़ा ज्यादा। ठीक है, थर्ड ईयर में आपका डिप्रिसिएशन और कम हो गया लेकिन रिपेयर्स और ज्यादा हो गया। तो क्या हो जाता है कि हर साल एक बैलेंस मेंटेन होकर चलता है। सो डिप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स जो होता है वो हर साल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि expenses for both depreciation and repair remains constant throughout the life of the asset. ठीक है, जैसे डिप्रिसिएशन कम होता है रिपेयर का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। थर्ड क्या है? ये ऑफिशियल मेथड है। सॉरी, ऑफिशियल मेथड मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज जब कैलकुलेट करती है बैलेंस शीट्स तो इसी मेथड को यूज करती है। ठीक है, तो इसीलिए हर कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो WTV मेथड ही यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सुटेबिलिटी। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एसेट्स विद लॉन्गर लाइफ स्पैन दैट रिक्वायर मोर रिपेयर्स एज दे बिकम ओल्डर। ठीक है, जो लॉन्गर, बहुत लंबा चलने वाला एसेट है उसमें WTV मेथड ही बेटर होता है। अब हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं साथ के साथ। The asset cannot be completely written off. अब मैंने इसके पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पढ़ाया था ना, देखो हाईलाइट करवाया था कि दिस मेथड कैन हेल्प रिड्यूस द एसेट टू जीरो। स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि एसेट कैन
cannot be completely written off using diminishing balance method. इसमें आपका वैल्यू जीरो होता नहीं है, वो धीरे धीरे कम होते एसिड की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैनॉट बी डिटरमिन्ड अप्रोप्रिएटली। आप अप्रोप्रिएटनेस जो बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आता है, आप रेट कौन सा डाल रहे हैं, किसी में 10%, किसी में 15, किसी में 18 या 40%। तो ये बहुत अप्रोप्रिएट वे से डिटरमिन नहीं किया जाता है। It results in lower net income during initial years as higher amount of depreciation is done. पहले साल में डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि पहले साल में इनकम लो दिखाया जाता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन खर्चा है और खर्चे को आप जब बुक कर रहे हो तो आपका इनकम कम हो जाता है। ठीक है। एक्चुअल यूज ऑफ एसेट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सपोज मशीन इज यूज्ड हेवीली इन द फर्स्ट ईयर एंड वेरी लिटिल इन द सेकंड ईयर, depreciation will still be charged at the same rate. So किसी ने पूछा भी, अभी किसी बच्चे का डाउट भी था, ठीक है, डाउट ये था कि मैम अगर हम पहले साल एसेट को यूज कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम उसको यूज नहीं कर रहे, बस रखा हुआ, तो भी क्या मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा या मैं ना करूं, फिर थर्ड ईयर में जब यूज करूंगी तब मैं करूं? तो डिप्रिसिएशन उस तरह से नहीं होता है, आप उसको यूज करो चाहे ना करो, आपको डिप्रिसिएशन स्टिल बी चार्ज एट द सेम रेट। ठीक है, तो नोट कर लो ये भी, ये सारा आपका मैंने बहुत सारा थ्योरी करा दिया। अब नेक्स्ट जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगी। ठीक है।